हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सेस गाइडेंस पॉइंट यूट्यूब चैनल। नर्सेस गाइडेंस पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। सो फ्रेंड्स, ESIC मतलब एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का आपका एग्जाम 7 जुलाई 2024 को हुआ था। ओके, फिर उसके बाद में दोस्तों इसका रिजल्ट 12 अगस्त 2024 को डिक्लेयर हो चुका है। ओके, तो ये जो रिजल्ट है दोस्तों, बेसिकली ये शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट है, जिसमें टोटल करीब करीब 3,10,000 कैंडिडेट्स ने ये फॉर्म अप्लाई किया था, जिसमें से समझ के चलिए दोस्तों 2.5 से 3 लाख बच्चे यहाँ पर अपेयर हुए थे। उसमें से सिर्फ 3321 कैंडिडेट जो है, मतलब 3,321 कैंडिडेट है, वो यहाँ पर एलिजिबल हुए हैं, या फिर हम लोग बोल सकते हैं ये कैंडिडेट यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं। जबकि आपकी वैकेंसी कितनी है दोस्तों? 1930 वैकेंसीज है। करीब करीब डबल कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबल किए गए हैं या फिर शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं। ओके, तो देखिए दोस्तों, इसकी वजह से क्या हुआ है कि जो काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिनका एग्ज़ाम तो काफ़ी अच्छा गया था, जिनका अगर रॉ स्कोर निकालते हैं तो रॉ स्कोर भी अच्छा आया था, लेकिन ये शॉर्ट लिस्ट की कैटेगरी में वो आते नहीं है, या फिर शॉर्ट लिस्ट में उनका नाम नहीं दिखाई दे रहा। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है दोस्तों, उनके ऊपर एक बैड इम्पैक्ट गिर रहा है कि बाबा मैंने इतना अच्छा एग्ज़ाम दिया था, इतने अच्छे से पढ़ाई किया था, फिर भी मेरा नाम शॉर्ट लिस्ट में नहीं है। उसकी वजह से वो लोग डिमोरलाइज हो रहे हैं या फिर डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, इन लोगों से मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आपको डिप्रेस होने की कोई ज़रूरत नहीं। देखिए, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, ऐसे समझ के चलना है। ओके, जो आपने पढ़ाई किए थे अच्छे से ही पढ़ाई किए होंगे, लेकिन होता है, लाइफ है, कम ज़्यादा होता है, अप एंड डाउन्स होते हैं। तो इसका मतलब ये होता नहीं है कि हम लोग डिप्रेस हो जाएंगे और आगे का नहीं सोचेंगे। जो हुआ है उसे छोड़ देना है। देखिए, लाइफ जो है ना दोस्तों, ये आगे की सोचने के लिए रहती है, प्रेजेंट में जीने के लिए रहती है और आगे की सोचने के लिए रहती है। जो हुआ उसे हम लोग बदल नहीं सकते। हमारे पास में, हमारे लाइफ में रिवर्स का बटन नहीं होता है दोस्तों। अगर रिवर्स मतलब जो रेडियो में या फिर हम लोग मोबाइल में जो म्यूजिक प्लेयर बजाते हैं उसमें रिवर्स का बटन होता है, रिवर्स की बटन अगर लगाओ तो पीछे वाला गाना लग जाता है। वैसा हमारे लाइफ में नहीं है कि रिवर्स की बटन दबाने से जो पीछे जो हुआ था उसको हम लोग करेक्ट कर पाएंगे या फिर उसमें चले जाएंगे और उसको फिर से कंटिन्यू कर पाएंगे। ऐसे नहीं होता है दोस्तों। हमें क्या करना है, जो हमने मिस्टेक्स किए हैं लास्ट में, पास्ट में जो हमारी मिस्टेक हुई थी, जो आपकी ESIC की एग्ज़ाम हुई उसमें जो मिस्टेक्स हुई है आपकी तरफ से, वो मिस्टेक को आपको ये फर्दर आने वाले एग्जाम में रिपीट नहीं होने देना है। ओके, जहां पर आपको ऐसे लगता है दोस्तों कि आपने मतलब जहां पर आप कम गिरे हैं, ओके, मतलब जहां पर आप लैकिंग थे, वो चीज़ों को आपको ओवरकम करना है, वो चीज़ों को फुलफिल करना है और आगे का सोचना है। आगे क्या सोच सकते हैं दोस्तों? आगे अपकमिंग काफ़ी सारी एग्जाम्स आने वाली है, एज लाइक RRB की एग्ज़ाम आने वाली है, फिर उसके बाद में नॉर्सेट 7 आने वाली है। नॉर्सेट 7 के बाद में हर साल नॉर्सेट 2 बार होती है, साल में 2 बार होती है। फिर उसके बाद में DSSB की वैकेंसी निकली थी, उसकी भी अभी शिफ्ट चालू है, उसके ऊपर भी आप फोकस करते हैं। फिर उसके बाद में PGICH की वैकेंसी निकली थी और बार बार ऐसी बहुत सारी वैकेंसीज हमारी निकलती रहती है। तो हमें इन सब चीज़ों के ऊपर अभी फोकस करना है। जो अपकमिंग एग्जाम्स है, जो हुआ उसे छोड़ देना है। अभी हमें सोचना नहीं है कि भाई मैंने ये क्यों किया, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। जो नहीं हुआ उसे छोड़ दो, आगे का सोचो। जो आपने जो मिस्टेक्स वहाँ पर किए थे उस मिस्टेक्स को यहाँ पर रिपीट नहीं करना है, या फिर जो मिस्टेक्स वहाँ पर हुई थी उसको यहाँ पर इम्प्रूव करना है। यही सब हमारे हाथ में होता है। बाकी का जो पास्ट होता है, पास्ट को चेंज करना हमारे हाथ में नहीं होता है। तो पास्ट का छोड़ दो, हम लोग अभी फ्यूचर और प्रेजेंट के लिए ही बात करने वाले हैं कि प्रेजेंट में आप क्या कर सकते हैं जिसका पॉजिटिव आउटकम आपको फ्यूचर में दिखाई देगा। ओके, तो इस टाइप से ही हम लोगों को ये वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें कवर करनी है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आपकी हर कोई भी एग्जाम रहे, मतलब नर्सिंग की नहीं, नर्सिंग के अलावा कोई भी एग्जाम आप प्रिपेयर करते होंगे, तो सबसे मेन चीज़ होती है दोस्तों कि आपको कंसिस्टेंसी होना। ओके, कोई भी चीज़, मतलब किसी भी टाइप की तैयारी करते हो तो आप कंसिस्टेंट होना कंपलसरी है। जब तक कि आप कंसिस्टेंटली पढ़ाई नहीं करेंगे तब तक कि आपके हाथ में सक्सेस नहीं आने वाली है। सेकंड चीज़ है दोस्तों कि यहाँ पर आपको हार्ड वर्क करना है। ओके, क्या करना है? हार्ड वर्क। सिर्फ हार्ड वर्क करने से कुछ नहीं होता दोस्तों, हार्ड वर्क के साथ में आपको स्मार्ट वर्क भी करना कंपलसरी है। जब आप हार्ड वर्क के साथ में स्मार्ट वर्क करते हैं तभी आपको पॉजिटिव आउटकम दिखाई देते हैं। साथ ही में दोस्तों थर्ड चीज़ होती है कि टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट दोनों चीज़ों में होना चाहिए दोस्तों। आपकी पढ़ाई में भी टाइम मैनेजमेंट करना है और आपको पेपर सॉल्व करते वक्त भी टाइम मैनेजमेंट करना होता है। और फोर्थ चीज़ होती है दोस्तों रिवीजन। ओके, जो कुछ आप पढ़ाई करते हैं उसको बार बार रिवाइज करना होता है। ओके, तो जो मैं बोल रहा हूँ दोस्तों कि हार्ड वर्क, तो देखिए दोस्तों, हार्ड वर्क अराउंड हमारे कोई भी प्रिपरेशन में 99%
99% हार्डवर्क होता है और सिर्फ 1% कॉन्ट्रीब्यूशन हमारे लक का होता है। हम लोग लक के भरोसे नहीं बैठ सकते, हमें क्या करना है, पूरा का पूरा हार्डवर्क के ऊपर फोकस करना है। दो 1% क्या है, वहाँ पे लक फैक्टर है, बट स्टिल हमें 99% पे फोकस करना है। लक फैक्टर इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों कि मतलब ऐसा होता है कि हम लोग काफ़ी अच्छे से पढ़ाई करते हैं, ओके, काफ़ी अच्छे से हमारा रिवीजन हो चुका है, लेकिन उसी दिन आपकी तबीयत बिगड़ गई या फिर उसी दिन आपका एक्सीडेंट हो गया खुदा ना खास्ता, तो वैसी सिचुएशन में क्या है, आपका लक फैक्टर है। ओके, तो ये लक फैक्टर को अगर हम लोग छोड़ देते हैं तो हमें क्या करना है, फिर सिर्फ और सिर्फ हार्डवर्क करना है। तो ये चीज़ें जो है दोस्तों, ये एक्सेप्शन वाली चीज़ें हैं, इसे छोड़ दो आप। हमें फोकस करना है 99% मतलब हार्डवर्क पे, मतलब हमें हार्डवर्क के साथ में स्मार्ट वर्क करना जरूरी है। ओके, जब तक के आप स्मार्ट वर्क करेंगे नहीं तब तक के आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। ओके, तो इसलिए मैं यही बोलना चाहता हूँ दोस्तों, अगर जीवन में आपको सफलता प्राप्त करनी है ना, तो आपको मेहनत पे विश्वास करना होगा। ओके, किस्मत का ऐसा है दोस्तों, वो किस्मत तो वो जुए में आजमाई जाती है। ओके, तो हमें क्या करना है, सिर्फ हार्डवर्क के ऊपर फोकस करना है। वो 1% तो हम लोग निग्लिजिबल समझ के छोड़ सकते हैं। ओके, तो सेकेंड चीज़ है दोस्तों कि जो बंदे यहाँ पर डिप्रेस हो चुके हैं, जिन लोग अभी डिप्रेस मूड में हैं, तो उनको यही मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों कि एक बार का जो मैदान में हारा हुआ इंसान जो रहता है ना, वो फिर से जीत सकता है, लेकिन अगर मन से हारा हुआ इंसान है ना, वो जिंदगी में कभी आगे बढ़ नहीं सकता, जिंदगी की एक भी लड़ाई वो जीत नहीं पाता है। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि दोस्तों ये डिप्रेशन की फेज है, इससे आपको बाहर निकलना होगा। देखिए, बुरा लगना ऑब्वियस बात है, जब आप अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, उसमें आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आपको बुरा लगेगा, थोड़ा बहुत आप डिप्रेशन में जाएंगे। थोड़ा बहुत डिप्रेशन में जाना काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों, लेकिन उसको ओवरकम करना हमारे हाथ में होता है, उसको हमें क्या करना होगा, ओवरकम करना होगा। ओके, बुरा लगना ऑब्वियस बात है, ये ह्यूमन नेचर में ही लिखा गया है, लेकिन आपको क्या करना है, इसको ओवरकम करना है और आगे की एग्जाम के बारे में फोकस करना होगा। ओके, तो जैसे कि मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया था दोस्तों कि आरआरबी आने वाली है, नॉर्सेट आने वाली है, डीएसएसएस भी आने वाली है। और दोस्तों यहाँ पर मैं एक बात फिर से ये बताना चाहता हूँ कि जो आपका ईएसआईसी का जो एग्जामिनेशन था, तो ये पहले की जो एग्जामिनेशन थी दोस्तों 2015-2019 में, ये डिवीज़न वाइज होती थी या फिर रीजन वाइज। महाराष्ट्र रीजन का अलग से मेरिट लगता था, फिर उसके बाद में गुजरात रीजन का अलग से, या फिर मध्य प्रदेश रीजन का अलग से मेरिट होता था। लेकिन इस बार वैसा नहीं हो दोस्तों, इस बार क्या हुआ है, पूरे ऑल ओवर इंडिया का मेरिट लगा है, जिसकी वजह से जो मेरिट था यहाँ पर, या फिर जो हम लोग कट ऑफ बोलते हैं, वो कट ऑफ हाई गया है। तो इसमें चांसेस इसी वजह से कम हुए हैं कि जो ऐसे बंदे थे कि जिनका स्कोर अच्छा था, लेकिन वो भी यहाँ पर क्वालिफाई नहीं कर पाए। अगर वही चीज़ अगर रीजन वाइज होती थी तो उसमें उनके चांसेस और बढ़ गए रहते। तो दोस्तों मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जो आरआरबी की एग्जाम रहेगी, वो आरआरबी की एग्जाम यहाँ पर रीजन वाइज होने वाली है। ओके, कैसी होगी, रीजन वाइज आपकी एग्जाम होगी, तो सिलेक्शन के जो चांसेस होते हैं दोस्तों यहाँ पर बहुत बढ़ जाते हैं। ओके, इंक्रीज हो जाते हैं सिलेक्शन के चांसेस। तो आपको आज जो आने वाली एग्जाम्स है उसके ऊपर फोकस करना है। तो उसके लिए मतलब मैं जो ये हार्ड वर्क की बात कर रहा हूँ दोस्तों और स्मार्ट वर्क की बात कर रहा हूँ, तो ये क्या है, बेसिकली आपको क्या करना है कि जो आपका डेली का रूटीन है वो फिक्स करना होगा। रूटीन फिक्स करना है मतलब क्या है, आपको डेली टाइम टेबल एक फॉलो करना होगा, आपको टाइम टेबल प्रिपेयर करना है और उसको डेली फॉलो भी करना है, उसको इम्प्लीमेंट भी करना है। सिर्फ टाइम टेबल बना के दीवार पे चिपकाने से सिलेक्शन नहीं होता है दोस्तों, उसको फॉलो करना पड़ता है, उसी के बाद में हमें सिलेक्शन मिलता है। तो देखिए दोस्तों, जैसे आप टाइम टेबल प्रिपेयर करते हैं तो हर दिन का जो शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग सभी सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पर कवर करने होंगे। ओके, फिर उसके बाद में दोस्तों रिवीजन क्या है, आपको रिवीजन भी करना बहुत नेसेसरी है। जो चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं आज याद रहेगा, कल याद रहेगा, लेकिन वही चीज़ हम लोग अगर 2 महीने बाद अगर पूछने जाते हैं तो सब हमारे दिमाग से निकल जाता है, 2 महीने बाद हमें कुछ याद नहीं रहता है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, रिवीजन करना नेसेसरी है। ओके, तो कोई भी एग्जाम है दोस्तों, आपको 100% एफर्ट पुट करना होगा। ओके, साथ ही में दोस्तों 100% एफर्ट पुट कर रहे मतलब क्या है, आपको काफ़ी सारे यहाँ पर सैक्रिफाइसेस भी करने होंगे। ओके, तो सैक्रिफाइसेस मतलब अभी जैसे किसी की बर्थडे पार्टी आ रही, किसी की शादी आ रही, किसी का ये आ रहा है, किसी का वो आ रहा है, ये सब चीज़ों को हमें इग्नोर करना है। और जो अपकमिंग 6 to 7 मंथ्स का ड्यूरेशन है, मतलब जिसमें आपकी DSSS की एग्जाम हो गई, फिर उसके बाद में नॉर्सेट है, फिर उसके बाद में आरआरबी की एग्जाम है, जो DCICH का वगैरह एग्जाम है वो भी ये 6 महीने के अंदर में हो जाएगा। तो उसकी वजह से हमें क्या करना होगा, ये जो 6 महीने हैं इसमें काफ़ी सारे सैक्रिफाइसेस करना है और सिर्फ हमारे स्टडी के ऊपर फोकस करना है। ओके, फोकस करते वक्त हमें जो टॉपिक पढ़े हैं वो टॉपिक को रिवाइज भी करना है। तो देखिए दोस्तों, जो हमने मिस्टेक्स किए थे
ओके। तो देखिए दोस्तों, एक एग्जाम फेल होने का मतलब ये ऐसा नहीं होता है कि आपका यहाँ पर अंत हो गया है। देखिए वो बोलते हैं ना, अंत ही प्रारंभ है। ओके, यहाँ पर आपको ऐसे लग रहा होगा कि यहाँ पर सभी दुनिया खत्म होगी, नहीं, दुनिया बहुत बड़ी है, आगे काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है। तो हम लोग ये सोचते नहीं बैठ सकते कि मेरा एक सिलेक्शन नहीं हुआ, अभी मेरा कुछ नहीं हो सकता, ऐसे नहीं सोचना है दोस्तों। हमें क्या करना है, जो अपकमिंग एग्जाम्स है उसी के ऊपर फोकस करना है। ओके, डिप्रेस नहीं होना है दोस्तों, एकदम टेंशन भी नहीं लेना है। देखिए टेंशन जो होता है या फिर जो स्ट्रेस होता है दोस्तों, एक दो टाइप का स्ट्रेस होता है, एक होता है गुड स्ट्रेस और एक होता है बैड स्ट्रेस। हमें क्या करना है, गुड स्ट्रेस लेना है। गुड स्ट्रेस में क्या होता है दोस्तों कि हम प्लान कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, कितने दिनों में हमें सिलेबस कवर करना है, कितने दिनों में इसको हमें रिवाइज करना है, कितने दिनों में हमें इसकी मॉक टेस्ट लगानी है। तो ये सब चीज़ें हमारी गुड स्ट्रेस के अंदर में आती है। बैड स्ट्रेस क्या हो गया दोस्तों कि जो हो गया उसके ऊपर आप बार बार अगर वही सोचते होंगे तो ये क्या हो गया, बैड स्ट्रेस हो गया। तो आपको बैड स्ट्रेस को बाय बाय करना है। हमें क्या करना है, गुड स्ट्रेस को ही फॉलो करना है। गुड स्ट्रेस से क्या होता है दोस्तों कि आप एक मास्टर प्लान क्रिएट कर पाएंगे और अपकमिंग एग्जाम्स जो रहेंगी उसमें आपको सक्सेस होने के लिए आपको एक पाथवे मिल जाएगा या फिर रोड मैप मिल जाएगा। वो रोड मैप आपको प्रिपेयर करना है और उसको फॉलो करना है। देखिए दोस्तों, मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि जो मुसीबतें आती है, मतलब जैसे कि आप यहाँ पर फेल हुए थे, जो ESIC का एग्ज़ाम्स था उसमें आप फेल हो गए थे, तो एक टाइप की आपके ऊपर मुसीबत आ गई थी कि यार मेरे से नहीं हुआ, मैं नहीं पास हुआ। तो ये जो मुसीबत होती है ना दोस्तों, ये हमें मजबूत बनाने के लिए आती है। तो हमें क्या सीखना होता है, जो कुछ हमारे पास्ट के बुरे एक्सपीरियंस होते हैं, अच्छे एक्सपीरियंस होते हैं, उससे हमें जो अच्छी चीज़ें हैं वो सीखना होता है। जो बुरे एक्सपीरियंस होते हैं उसमें भी कुछ चीज़ें अच्छी होती है, वो अच्छी चीज़ें हमें आगे में इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, हमारे फ्यूचर में इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमें एक अच्छा रिजल्ट प्राप्त होता है। ओके, तो दोस्तों यही कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों का यहाँ पर सिलेक्शन नहीं हुआ है तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि दुनिया खत्म हो गई। दुनिया बहुत बड़ी है, अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है, तो अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर फोकस करो और जो आपको पढ़ना है वो अच्छे से पढ़ो। देखिए दोस्तों, मैं बुक्स के बारे में यहाँ पर बताना चाहता हूँ। आपको दो या तीन बुक्स फॉलो करना है, ज़्यादा नहीं फॉलो करना है। ओके, जितना पढ़ना है ये एक या दो बुक से ही पढ़ो। एक तो PR यादव बुक है, फिर उसके बाद में टारगेट हाई बुक है दोस्तों। ये दो बुक को भी आप फॉलो करते हैं ना, फिर भी आपका सिलेक्शन हो जाता है। मेरा कहना ये है दोस्तों कि एक बुक 10 बार पढ़ो, 10 बुक सिर्फ एक बार मत पढ़ो। मार्केट में काफ़ी सारी बुक्स अवेलेबल है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग हर बुक को उठाएंगे और 5-5 मिनट या फिर एक बार पढ़ के छोड़ देंगे। ऐसे नहीं करना है, एक बुक उठाना है और उसको हमें 10 बार कंप्लीट करना है, तभी हमारी तैयारी अच्छे से होती है दोस्तों। इसी को ही हम लोग हार्ड वर्क या फिर और साथ में स्मार्ट वर्क बोल सकते हैं। नहीं तो ऐसे होता है कि मेरे फ्रेंड के पास में कुछ तो भी नोट्स दिखे, अरे वो पढ़ते बैठता, मेरे हाथ में PR यादव की बुक थी उसको छोड़ दिया मैंने, मेरे हाथ में टारगेट हाई बुक थी मैंने उसको छोड़ दिया, और कुछ तो भी टेलीग्राम से कुछ नोट्स मिल गए, मैं वही पढ़ते बैठ गया। वैसे नहीं करना है दोस्तों। अगर आपको टाइम मिलता है ये दो बुक्स अच्छे से पढ़ने के बाद में, दोनों बुक अच्छे से कवर करने के बाद में, उसके बाद में अगर टाइम मिलता है तो आप थर्ड बुक के लिए या फिर कुछ नोट्स वगैरह है तो उसके लिए आप जा सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं है दोस्तों कि मतलब PR यादव भी पढ़ो, टारगेट हाई भी पढ़ो और साथ में कुछ नोट्स मिलते हैं वो भी पढ़ो, कुछ फ्रेंड अगर सजेस्ट करता है वो भी पढ़ो। ऐसा नहीं करना है। एक बुक को हमें क्या करना है, 10 बार पढ़ना है, ना कि 10 बुक एक बार पढ़ना है। ओके, तो हमें क्या करना है, एक बुक 10 बार पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, बार बार उसे रिवाइज करना है दोस्तों। जो हमने प्रैक्टिकल नॉलेज पढ़े हैं, ओके, 4 साल में, जो थेराटिकल बाकी का जो थेरेटिकल नॉलेज है उसको हमें क्या करना होगा, इस थ्योरी को कोरिलेट करना होगा। जो बुक्स हम लोग पढ़ रहे हैं उसको कोरिलेट करना होगा और एक हमारा कंसेप्ट क्लियर करना होगा। उसकी वजह से ही आपको आपके एग्जाम में सक्सेस मिल सकता है। ओके, तो लास्ट में मैं यही बोलना चाहता हूँ दोस्तों कि हार्ड वर्क करो, स्मार्ट वर्क करो और डिप्रेशन में मत रहो दोस्तों। पीछे जो हो गया वो हो गया, रिवर्स का बटन नहीं है हमारे पास में। हमें क्या करना है, प्रेजेंट में जीना है और फ्यूचर का सोचना है। ओके, बाकी का जो गया उसके बारे में सोच के उसके ऊपर दिमाग खर्चा करने से कुछ नहीं मिलने वाला है। सिर्फ उसमें से हमें क्या करना है, पास्ट वाली चीज़ों से सिर्फ हमारी जो मिस्टेक्स है उसको आइडेंटिफाई करना है और सामने इम्प्लीमेंट करना है, बस इतना ही करना है दोस्तों। ओके, तो हम लोगों को 100% एफर्ट्स देना होगा हमारी स्टडी में और अपकमिंग एग्जाम्स के लिए तैयार रहना होगा। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ। आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक और आप
कि कुछ भी क्वेरी होगी दोस्तों आरआरबी के रिलेटेड या फिर नॉर्सेट के रिलेटेड या फिर जो कुछ आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्टेट गवर्नमेंट की एग्जाम्स है उसके रिगार्डिंग आपकी कुछ भी क्वेरी है दोस्तों, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं हर कमेंट का आंसर करने की कोशिश करता हूं दोस्तों। ओके, सो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग वीडियो स्टॉप करते हैं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो कैसे लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करो, साथ ही में दोस्तों नर्सेज गाइडेंस पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।